आज हमारे चैप्टर नंबर 7 का लेक्चर 3 है, जो कि इंटरनल एनर्जी और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हवाले से है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आज हम स्टडी नहीं करेंगे। आज हम सिर्फ इंटरनल एनर्जी को स्टडी करेंगे कि इंटरनल एनर्जी क्या चीज़ होती है। देखिए, अगर किसी सिस्टम हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, सिस्टम आपको पता होना चाहिए क्या चीज़ होती है। सिस्टम वो चीज़ है जिसके ऊपर हम फोकस करते हैं। अगर किसी सिस्टम में मादा मौजूद है, मैटर मौजूद है, उस सिस्टम में एनर्जी भी मौजूद है। ठीक है, अगर जहाँ भी मादा है तो मादे के अंदर एनर्जी लाजमी चीज़ है कि मादे के अंदर एनर्जी पाई जाएगी। मादे की एनर्जी ज़ीरो नहीं हो सकती। ठीक है, अगर मैटर मौजूद है तो मैटर की एनर्जी भी मौजूद है, उसकी कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। कम है, ज़्यादा है, वो अलग बात है। लेकिन अगर सिस्टम में मैटर मौजूद है तो मैटर के अंदर एनर्जी भी मौजूद है। ये एनर्जी कहाँ से आती है सिस्टम के अंदर, जो मादे के अंदर ये एनर्जी कहाँ से, ये एनर्जी जो है ये मजमुआ होती है, सम होती है काइनेटिक एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल कंटेन इन दिस सिस्टम। सिस्टम में मौजूद जो ज़रात होते हैं, एटम, आयन, मालिक्यूल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होती है, मजमुआ होती है। ठीक है, ये जो एनर्जी होती है सिस्टम के अंदर, ये सिस्टम में मौजूद जो पार्टिकल्स होते हैं, ज़रात होते हैं, उनकी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का मजमुआ होती है। ये काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आती है? काइनेटिक एनर्जी इसलिए आती है क्योंकि जो पार्टिकल होते हैं वो हरकत कर रहे होते हैं। कौन सी हरकत कर रहे होते हैं पार्टिकल? पार्टिकल ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल मूवमेंट शो कर रहे होते हैं। ठीक है, तो पार्टिकल कौन कौन सी हरकत करते हैं? ट्रांसलेशनल, एक जगह से दूसरी जगह; रोटेशनल, रोटेट कर रहे होते हैं, स्पिन कर रहे होते हैं; और वाइब्रेशनल, यानी कि एटम करीब आ रहे हैं, दूर जा रहे हैं। ये आप डायग्राम देखें, ये लेफ्ट साइड पे डायग्राम ये है ट्रांसलेशनल मोशन। यहाँ पर देखिए, एक पार्टिकल लेफ्ट से इधर राइट जा रहा है, ये लीनियर मोशन, ये ट्रांसलेशनल मोशन है, एक जगह से दूसरी जगह जाना। ये जिग जैग भी हो सकती है ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है, टकराने के बाद चेंज भी हो जाती है ना, मोशन तब्दील हो जाती है, हरकत तब्दील हो जाती है। तो ये नीचे की तरफ आ रहा है, ये भी ट्रांसलेशन मोशन है। ये आपको लेफ़्ट साइड पर जा रहा है डाउनवर्ड, ये भी जो है ट्रांसलेशन मोशन है। ये तीनों जो है मालिक्यूल, ये बिल्कुल सीधा मूव कर रहे हैं सही से सीधी डायरेक्शन में, तो ये इनकी ट्रांसलेशन मोशन होगी। यहाँ पर देखें, ये दो एटम हैं एक ही मालिक्यूल के, ये दोनों एटम नीचे देखें, नीचे करीब आ गए और उससे नीचे और करीब आ गए, फिर ये दूर हो जाएंगे थोड़ी देर बाद। तो ये वाइब्रेशनल मोशन है, कभी करीब टू एंड फ्रो, जिसे कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन, आगे पीछे आना मतलब है, कभी करीब आ जाना, कभी दूर चले जाना। तो ये वाइब्रेशनल मोशन है। ऊपर मालिक्यूल दूर हैं, नीचे मालिक्यूल यहाँ पर करीब आ गए हैं। इस तरह से यहाँ पर देखें एक मालिक्यूल और है, इसमें देखें सर्कल बनाया हुआ है, ये स्पिन कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ये रोटेशनल मोशन है। ठीक है, तो ये आपने देखिए कैसे ट्रांसलेशन मोशन कैसी होती है, वाइब्रेशनल मोशन कैसे होती है। और यहाँ पर स्पिन कर रहा है, ये घूमेगा, मालिक्यूल के एटम घूमेंगे, इस तरह से रोटेशनल मोशन होगी। जो पोटेंशियल एनर्जी, अब उसके बाद आ जाती है, ये तो होगी काइनेटिक एनर्जी ना। काइनेटिक एनर्जी किस वजह से होती है? ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल मूवमेंट की वजह से। तो जैसे गैस के मालिक्यूल में होते हैं, मालिक्यूल ट्रांसलेशन मोशन भी शो करते हैं, वाइब्रेशन भी शो करते हैं, रोटेशन भी शो करते हैं। और लिक्विड के मालिक्यूल ट्रांसलेशन, वाइब्रेशन शो करते हैं। इस तरह से जो सॉलिड के पार्टिकल होते हैं वो सिर्फ वाइब्रेशन शो करते हैं, क्योंकि वो फिक्स होते हैं अपनी पोजीशन पर। जो पोटेंशियल एनर्जी होती है किसी भी मालिक्यूल की, वो किस वजह से होती है? वो इस वजह से होती है कि मालिक्यूल के दरमियान, या मालिक्यूल के जो एटम है उनके दरमियान किस तरह की अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं। पोटेंशियल एनर्जी किस वजह से होती है? अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से, कशिश की क़ुव्वतों की वजह से। ये कशिश की क़ुव्वतें क्या होती हैं? जो मालिक्यूल के अंदर केमिकल बॉन्ड होते हैं, या मालिक्यूल और मालिक्यूल के दरमियान जो वांडर वाल फोर्सेज, वो आपने चौथे चैप्टर में पढ़ी थी, डायपोल डायपोल फोर्सेज, आइन डायपोल फोर्सेस, और जो लंदन फोर्सेस पड़ी थी। तो ये जो इस तरह की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कशिश की क़ुव्वतें हैं, ये पोटेंशियल एनर्जी का बायस बनती हैं। इन अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से मालिक्यूल के अंदर पोटेंशियल एनर्जी पाई जाती है। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि जो है वो काइनेटिक एनर्जी तो मोशन की वजह से होती है, ट्रांसलेशन, रोटेशन, वाइब्रेशन। और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, ये कशिश की क़ुव्वतें, यानी कि केमिकल बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है,
या फिर जो वांडरवाल फोर्सेस हैं, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, या जो मतलब लंदन फोर्सेस हैं और आयरन डाइपोल फोर्सेस हैं, तो ये उनकी वजह से मतलब है पोटेंशियल एनर्जी पाई जाती है मालिक्यूल के अंदर। इन तमाम काइंड ऑफ एनर्जी, जितनी भी एनर्जी है मालिक्यूल सिस्टम के अंदर, इसको हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं। टोटल ऑफ ऑल पॉसिबल काइंड ऑफ एनर्जी सिस्टम के अंदर, उसको इंटरनल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी है, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी है, सिस्टम के अंदर जो भी एनर्जी है उन तमाम का मजमूआ जो होता है वो इंटरनल एनर्जी कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ तक इंटरनल एनर्जी की डेफिनेशन आपके पास आ गई। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डेल्टा इज ए स्टेट फंक्शन। इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है, इसमें हम चेंज मालूम कर सकते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एनर्जी की मालूम नहीं कर सकते। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेजर द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। लेकिन हम क्या मेजर कर सकते हैं, हम चेंज मेजर कर सकते हैं, एनर्जी में चेंज कितना है। ऐसा क्यों है, नामुमकिन क्यों है ये कि हम जो है एब्सोल्यूट वैल्यू इंटरनल एनर्जी की क्यों नहीं मालूम कर सकते हैं। देखिए मैं आपको मिसाल देता हूँ, आपके पास एक पेपर का टुकड़ा है, आपके पास एक पेपर है, मैं आपसे कहूँ इसकी एनर्जी मालूम करें, इसके एनर्जी एब्सोल्यूट वैल्यू बताएं, इसकी क्या एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी एनर्जी की पेपर की, आप नहीं मालूम कर, क्यों नहीं मालूम कर पाएंगे। जो पेपर का टुकड़ा है वो बिलियन बिलियन से भी ट्रिलियन एटम से बना हुआ है, फिर वो जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बने हुए हैं, वो फिर ट्रिलियन से जिलियन चले, कितने अरबों खरबों में चले जाएंगे, और वो जो फिर आगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है वो फिर आगे क्वार्क के बने हुए हैं। नामुमकिन है कि आप हर पार्टिकल की एनर्जी मालूम कर सकें। आप पेपर में हर पार्टिकल की एनर्जी नामुमकिन है कि मालूम करें, आपसे मालूम नहीं हो सकती है। यही वजह है कि हम एब्सोल्यूट वैल्यू किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी की मालूम नहीं कर सकते। ठीक है, आप सिस्टम की इंटरनल एनर्जी की वैल्यू मालूम नहीं कर सकते, एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम नहीं कर सकते। उसकी वजह क्या है, सिस्टम लामहदूद एटम से बना हुआ है, हर एटम की एनर्जी मालूम करना नामुमकिन है। तो फिर क्या करें, फिर आप चेंज मालूम कर सकते हैं किसी तरीके से। आप कागज़ को जलाएं और जो शुरू में टेम्परेचर था, जो हीट पैदा होगी शुरू में टेम्परेचर, वो नोट करें और बाद में टेम्परेचर नोट करें, उससे आप इंटरनल एनर्जी मालूम कर सकते हैं। ये एक तरीका होता है, मतलब मालूम करें, चेंज मालूम कर सकते हैं, आप एब्सोल्यूट वैल्यू मालूम नहीं कर सकते, क्योंकि सिस्टम के अंदर लामहदूद पार्टिकल होते हैं, हर पार्टिकल की एनर्जी मालूम करना नामुमकिन है। तो ये तो हो गया यहाँ पे हमारा इंटरनल एनर्जी की डेफिनेशन। उसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ना है कि इंटरनल एनर्जी को हम ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं, एक सिस्टम से सराउंडिंग में या सराउंडिंग से सिस्टम में। ठीक है, सिस्टम से सराउंडिंग में हम एनर्जी कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या सराउंडिंग से सिस्टम में हम एनर्जी कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दो तरीके हैं सिस्टम में, सिस्टम से एनर्जी को जो है ना ट्रांसफ़र करने के दो तरीके हैं। वो कौन से हैं, हीट एंड वर्क। दो मेथड हैं, हीट एंड वर्क, जिससे हम सिस्टम से एनर्जी ट्रांसफ़र कर सकते हैं या सिस्टम में एनर्जी ला सकते हैं। हीट इज़ नॉट प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, हीट सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं है, ये स्टेट फंक्शन भी नहीं है। स्टेट फंक्शन हमने कल पढ़ा था, वो प्रॉपर्टी जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है, और इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि वो चेंज आया कैसे है। तो चूंकि हीट सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं है, स्टेट फंक्शन नहीं है, ये चेंज पे डिपेंड करती है। देखें ना, अगर आप हीट लकड़ियाँ जला कर दें उसकी हीट अलग होगी, अगर आप सुई गैस को जला कर हीट दें उसकी हीट अलग होगी। इसी तरह से अगर आप जो है वो इलेक्ट्रिक हीटर से आप जो है वो हीट दें, वो हीट अलग होगी। हीट जो है वो चेंज हो जाती है, हीट अगर आप मतलब है सोर्स हीट का चेंज कर दें तो हीट की अमाउंट चेंज हो जाती है। लिहाजा ये प्रॉपर्टी चूँकि चेंज हो रही है, डिपेंड कर रही है कि कौन सा रास्ता आप इख्तियार करें, उस पर डिपेंड कर रही है, ये स्टेट फंक्शन नहीं है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी दैट फ्लोज अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। सिस्टम की बाउंड्री होगी ना, उसमें एनर्जी की वो मिकदार जो फ्लो करेगी, बह जाएगी, यानी कि सिस्टम की बाउंड्री से सराउंडिंग में चली जाएगी, ड्यू टू चेंज इन इट्स स्टेट, ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। देखिए फ़र्ज़ करें सिस्टम का टेम्परेचर ज़्यादा है, सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है, तो सिस्टम में टेम्परेचर चूँकि ज़्यादा है, सिस्टम से जो हीट है, सिस्टम से एनर्जी की मिकदार ट्रांसफ़र हो जाएगी सराउंडिंग में, हाई टेम्परेचर से टेम्परेचर लो टेम्परेचर में चला जाएगा।
ठीक है, लो टेम्परेचर वाला साइड पर चला जाएगा। सिस्टम का टेम्परेचर ज़्यादा है, सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है, सिस्टम से एनर्जी की मकदार सराउंडिंग में ट्रांसफ़र हो जाएगी। वजह क्या है? क्योंकि स्टेट में फ़र्क है, सिस्टम का टेम्परेचर ज़्यादा है, सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है। तो ये जो एनर्जी की मकदार सिस्टम से सराउंडिंग में ट्रांसफ़र होगी उसको हम हीट कहेंगे। ठीक है, सिस्टम का टेम्परेचर ज़्यादा, सराउंडिंग का टेम्परेचर कम, सिस्टम से जो एनर्जी की मकदार सराउंडिंग में ट्रांसफ़र होगी उस मकदार को हम हीट कहेंगे। हीट इवाल्व और अब्जॉर्ब बाई सिस्टम, उसको हम सिंबल ज़ाहिर करते हैं क्यू से। ये स्मॉल क्यू देखिए लिखा हुआ है, कुछ बुक्स में कैपिटल क्यू भी लिख देते हैं इसको। तो हीट का सिंबल क्या होता है? क्यू। वर्क एक और तरीका है जिससे हम एनर्जी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। वर्क की क्या डेफिनेशन है आपने पढ़ी हुई है फिजिक्स में? इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस, एफ इंटू एस, डिस्प्लेसमेंट जिसे आप कहते हैं। लेकिन अच्छा, ये जो वर्क के यूनिट क्या होते हैं? ऐसा यूनिट जोल, और हीट के भी जोल ही होते हैं, याद रखें। एनर्जी के भी जोल होते हैं, वर्क के भी जोल होते हैं। ठीक है, वर्क के यूनिट जोल और हीट के यूनिट वो भी जोल होते हैं, ऐसा यूनिट्स हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क है। मिसाल के तौर पे आपको मैकेनिकल वर्क मिलता है, आप घर में जो काम करते हैं, बाल्टी को उठाकर इधर से उधर रख दिया, या कोई चीज़ उठा के इधर से उधर रख दिया, आप किताबें निकालते हैं, ये मैकेनिकल वर्क कहलाता है। इस तरह केमिस्ट्री में हमें जो मैकेनिकल वर्क नहीं देखने को मिलता, केमिस्ट्री में हमें जो है वो प्रेशर वॉल्यूम वर्क देखने को मिलता है। केमिस्ट्री में जो हम वर्क स्टडी करते हैं उसमें प्रेशर भी इन्वॉल्व होता है और वॉल्यूम भी इन्वॉल्व होता है। फॉर एग्जांपल, एक्सपेंशन ऑफ कैन अकर मैंने गैस इज इवॉल्व ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। मिसाल के तौर पे आप केमिकल रिएक्शन करवाते हैं तो गैस खारिज हो जाती है उसके दरमियान, नतीजे में जो है वो गैस एक्सपेंड कर जाती है और वो फैल जाती है। तो ये इसको इन सच केसेस वर्क डन बाय द सिस्टम इज़ गिवन बाय सिस्टम जब चूँकि हमारा जो रिएक्शन हो रहा है वो सिस्टम है, वहाँ पर गैस पैदा हुई है, गैस भी सिस्टम है, सिस्टम ने काम किया उसने जो है, तो वर्क डन जो होता है वो नेगेटिव होता है, माइनस पी डेल्टा वी। ये हम आगे भी थोड़ा सा भी पढ़ते हैं, आपको डायग्राम दिखाता हूँ। ये डायग्राम, यहाँ पर हमने कैल्शियम कार्बोनेट, चूने का पत्थर, उसमें हमने HCl डाला है, CaCO3 में हमने HCl डाला, रिएक्शन देखें नीचे यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला है, नतीजे में कैल्शियम क्लोराइड कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा हुई है और वाटर पैदा हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से निकलेगी ऊपर से, ये जो पाइप है इसमें से, ठीक है, और यहाँ पर आकर वो इधर वो एक्सटर्नल प्रेशर को कम कर देगी। उसने प्रेशर के ख़िलाफ़ काम किया है। पहले वॉल्यूम V1 था, वॉल्यूम जो है V2 हो जाएगा। यहाँ पर ये फाइनल वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम में चेंज क्या आया? V2 माइनस V1। तो यहाँ पे वॉल्यूम में तब्दीली आ जाएगी क्योंकि गैस ने जो गैस यहाँ पे पैदा हुई वो फैल गई और नतीजे में यहाँ पर वॉल्यूम में जो है वो तब्दीली आ जाएगी हमारे पास। तो वॉल्यूम में चेंज क्या होगा? V2 माइनस V1, और ये प्रेशर मौजूद है हमारे पास, एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है। तो वर्क क्या होगा? P डेल्टा V। अब P को इसको मल्टीप्लाई कर देंगे डेल्टा V से, तो वो प्रेशर वॉल्यूम वर्क आ जाएगा हमारे पास, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा। और ये वर्क नेगेटिव होगा क्योंकि सिस्टम ने काम किया है। इसको भी हम देखते हैं। तो प्रेशर वॉल्यूम जो वर्क होता है, इसमें फोर्स जो होती है ना वो प्रेशर बन जाती है और डिस्टेंस वॉल्यूम बन जाता है। ठीक है, यानी कि फोर्स की जगह प्रेशर आप लेते हैं और डिस्टेंस की जगह आप वॉल्यूम चेंज लेते हैं। जो P जो होता है वो एक्सटर्नल प्रेशर है और डेल्टा V इज चेंज इन वॉल्यूम। ये वॉल्यूम में तब्दीली जो आई हमने देखा नीचे वहाँ पर डायग्राम में। वर्क इज़ नॉट स्टेट फंक्शन, वर्क भी स्टेट फंक्शन नहीं है। वर्क डिपेंड करता है कि आप वर्क हुआ कैसे है, मतलब है कैसे आपने वर्क किया आपने। ठीक है, वो रास्ते पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड करता है। तो वो चीज़ जो पाथ पे डिपेंड करे वो स्टेट फंक्शन नहीं होती, और वो चीज़ जो पाथ रास्ते से इंडिपेंडेंट हो, किस रास्ते से चेंज आया, तो वो जो चीज़ होती है वो स्टेट फंक्शन होती है। तो वर्क चूँकि रास्ते पे डिपेंड करेगा, किस रास्ते से आपने चेंज लेके आए हैं, कैसे आप चेंज लेके आए हैं, काम आपने काम कैसे किया है, मतलब है। तो चूँकि पाथ पे डिपेंड करता है वर्क, लिहाजा वर्क स्टेट फंक्शन नहीं है। वो चीज़ जो किसी रास्ते पर या पाथ पर डिपेंड करेगी वो स्टेट फंक्शन नहीं होगी। वर्क पॉजिटिव होगा जब सिस्टम पर काम होगा। वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन
ऑन द सिस्टम, पर जब काम होगा पासिव। देखें पर किससे शुरू, पे से, और पासिव वो भी पे से शुरू होता है उर्दू में। अगर आप पर को लिखें ना, जो लफ्ज़ होता है पर, ऊपर वाला जो पर जो होता है, पर पे से शुरू हो रहा है और पासिव भी पे से शुरू होता है, तो सिस्टम पर काम पासिव होगा, पे से पासिव। और नेगेटिव होता है वर्क जब सिस्टम ने काम करना होता है। सिस्टम ने नून से शुरू हो रहा है, नेगेटिव भी नून से शुरू हो रहा है। सिस्टम ने जब काम किया तो वो नेगेटिव होगा। ठीक है। इस तरह से जो हीट होती है क्यू, ये जो साइन ऑफ क्यू हीट, ये पॉजिटिव होता है जब हीट जज़ब होती है, ये आपने याद रखना है। और ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट जज़ब होती है उनको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, और ऐसे सिस्टम जिसमें हीट खारिज होती है उनको हम एक्सोथर्मिक सिस्टम कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है। तो जब हीट एब्जॉर्ब होगी तो हम साइन पॉजिटिव लगाएंगे, प्लस का साइन लगाएंगे। जब भी हरारत जज़ब होगी, हीट जज़ब होगी सिस्टम से सराउंडिंग में, तो हम पॉजिटिव का साइन लगाएंगे। इस तरह से हीट नेगेटिव होगी जब हीट एब्जॉर्ब बाय सराउंडिंग फ्रॉम द सिस्टम। ठीक है। जब सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करेगा, सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करेगा तो हीट पॉजिटिव होगी, और जब सराउंडिंग हीट एब्जॉर्ब करेंगी तो हीट नेगेटिव होगी। दूसरे लफ्ज़ में, आसान लफ्ज़ में आपको बताऊं तो इस तरह से होगा, जब सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करेगा तो पॉजिटिव, जब सिस्टम हीट खारिज करेगा तो नेगेटिव होगी। ये आपने याद रखना है बस। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। डायग्राम आपने पहले देख लिया है। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हम लेक्चर जो होगा वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, वो फिर हम बाद में देखेंगे।